टॉपिक जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो संविधान के स्रोत है, द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स का मतलब क्या है कि भारतीय संविधान में जो भी नियम कानून लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, उनको हमने किस देश से उनको ग्रहण किया है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे या इसके बारे में हम आज इसका अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप लोग लिखते जाएंगे या मैं बताता जाऊंगा, जैसा आप लोग लिखते जाइएगा कि भारत के संविधान के स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत के संविधान के स्रोतों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, आंतरिक देशी स्रोत। पहला, आंतरिक देशी स्रोत। दूसरा, बाह्य स्रोत। बाह्य का मतलब होता है विदेशी स्रोत, जो विदेश से हमने लिए हैं। तो पहला है आंतरिक देशी स्रोत, तो दूसरा है बाह्य विदेशी स्रोत। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आंतरिक देशी स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, आंतरिक देशी स्रोत का अर्थ है कि हमने अपने देश में, आंतरिक का यहाँ तात्पर्य है कि हमने अपने देश से जो अधिनियम लागू किए गए थे अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटेन के शासन ने जो भी अधिनियम लागू किए थे, उनसे हमने क्या सीखा या हमने उनसे क्या कौन कौन से अनुच्छेद लिए, कौन कौन से नियम लिए। तो आंतरिक देशी स्रोत में हमने भारत के संविधान पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो 1935 अधिनियम का पड़ा हुआ है। यानी कि भारतीय संविधान के में जो हमने सबसे ज्यादा अनुच्छेद, लगभग 250 अनुच्छेद हमने ज्यों के त्यों भारतीय संविधान के 1935 के अधिनियम से लिया है। तो ये बहुत ही बड़ा भाग है जो हमने 1935 के अधिनियम से लिया है, जिसे हम आंतरिक देशी स्रोत में रखते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें था बाह्य विदेशी स्रोत, यानी कि हमने विदेश से क्या क्या लिया है वो एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। तो बाह्य विदेशी स्रोत, बाह्य विदेशी स्रोत में सबसे पहले हम संयुक्त राज्य अमेरिका को लेते हैं कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया है। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा डिटेल भी करूंगा कि कौन कौन सी चीजें हमने विदेश से ली हैं, उसमें अर्थ क्या क्या है, परिभाषा मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में जो हमने लिया है वो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। पहला जो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। जब यदि आपने देखा होगा कि प्रस्तावना यदि कभी देखी होगी तो प्रस्तावना जब स्टार्ट होता है तो कैसे स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल, जो वी द पीपल है या हम भारत के लोग हैं, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। हम भारत के लोग का अर्थ क्या निकलता है यहाँ पे सेंस क्या है प्रियम्बल में? यहाँ पे हम भारत के लोग का अर्थ है भारत की जनता। जब प्रियम्बल पर संकल्प ले रही है तो वो जनता ले रही है, हम भारत के लोग। ठीक है,
दूसरा जो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। फंडामेंटल राइट का अर्थ क्या है? फंडामेंटल राइट का अर्थ है वह राइट या वह अधिकार जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, जो हमारे जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, जिनके बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। यानी उसके बिना व्यक्ति अपना जीवन का यापन नहीं कर सकता। जैसे हम एक पल ये भी कह सकते हैं कि स्वयं कानून भी इसे हमसे नहीं छीन सकता, क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए जो अधिकार बहुत जरूरी हैं, गौरवपूर्ण जीवन यापन के लिए जो अधिकार जरूरी हैं, उनको हम मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट, जो हमने अमेरिका से लिया है। तीसरा, राष्ट्रपति का पद। हमने राष्ट्रपति का पद, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक गणतंत्रात्मक देश है या राज्य है, गणतंत्र देश है या रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है? रिपब्लिक का अर्थ है कि जिस देश का प्रथम व्यक्ति, जिस देश या जिस राज्य का प्रथम व्यक्ति जनता द्वारा, जिस राज्य का प्रथम व्यक्ति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उस देश को हम या उस राज्य को हम गणतंत्र राज्य कहते हैं। रिपब्लिक, कई लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि हमारा संविधान उस दिन लागू हुआ था। ये बात तो सच है कि उस दिन हमारा संविधान तो लागू हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब ये सच नहीं है कि इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा देश का प्रथम व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी कि जैसे कि भारत में तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है राष्ट्रपति। जब किसी देश का प्रथम व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है तो उस देश को हम गणतंत्र कहते हैं। तो गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक का उल्टा क्या होता है? राजतंत्र, मोनार्की सिस्टम। अगर गणतंत्र का उल्टा जो होता है, ऑपोजिट जो होता है, वो राजतंत्र होता है। और राजतंत्र मतलब मोनार्की सिस्टम किस कंट्री में है? वो ब्रिटेन में है, क्योंकि वहां का जो हेड है वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता, वो वंशानुगत होता है। ब्रिटेन में जो फर्स्ट पर्सन है वो वंशानुगत होता है, इसीलिए ब्रिटेन गणतंत्र राज्य नहीं ना होकर राजतंत्र है वो। ओके, नेक्स्ट जो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है वह है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट। जो उपराष्ट्रपति है या वाइस प्रेसिडेंट है वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संपूर्ण कार्य को देखता है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद एक सेकंड के लिए भी, यानी कि एक मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता। यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश किसी भी सभा में या किसी भी कार्य को करने में असमर्थ है या किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति उनके कार्य को क्रियान्वित करता है। पांचवा पॉइंट है जो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है वह है
राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है, जिसे हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, जो कि इसका मेंशन हमारे संविधान में आर्टिकल 61 में किया गया है कि संविधान में इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में दिया गया है। 6th पॉइंट जो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है वह है संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका, संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका, यानी कि जब कभी संविधान में संशोधन होता है तो इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? संविधान में संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 यानी कि 368 आर्टिकल में संशोधन की प्रक्रिया को मेंशन किया गया है। लेकिन कभी हम लोग 368 आर्टिकल में जब संशोधन की प्रक्रिया जो मेंशन किया गया है उसमें 2 प्रकार के संशोधन की बात कही गई है। एक 2/3 बहुमत से संशोधन और दूसरा 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। कुछ ऐसे संशोधन हैं जिन्हें हम 2/3 बहुमत से करते हैं, तो कुछ संशोधन ऐसे हैं जिन्हें हम 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति के बल पर वहां उस नियम पर संशोधन कर सकते हैं। खास तौर से 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से संशोधन हम वहां पर करते हैं जब कभी भारत के एकता और अखंडता की बात पर प्रश्न चिन्ह आता है। हालांकि वो हम आगे पढ़ेंगे कि किन किन नियमों में या किन किन रूल्स में या किन किन अनुच्छेदों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं या इनका प्रयोग किया गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। खैर, 7वां पॉइंट है, 7th पॉइंट है जो हमने अमेरिका से लिया है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, द रिमूवल ऑफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, है ना। तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि जब न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वो भी इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। 8वां पॉइंट है, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, यानी भारत में जैसा कि देखा जाता है कि तीनों सेनाओं का जो हेड है, कमांडर है, वह राष्ट्रपति होता है, मुख्य हेड। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर है यह हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। तो कुल मिलाकर हमने आठ चीजें हमने जो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। नेक्स्ट कंट्री जो हम अब आगे डिस्कस करेंगे वो है ब्रिटेन। हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है जो हमने ब्रिटेन से लिया है, संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? पहला प्रश्न तो यह है कि संसदीय, हालांकि इसकी हम चर्चा आगे डिटेल में करेंगे, फिर भी हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी झलक ले लेते हैं इस शब्द से रिलेटेड कि इसका अर्थ क्या है। संसदीय शासन व्यवस्था का तात्पर्य है जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मिलकर कार्य करें। प्रत्येक शासन व्यवस्था में 3 स्तंभ होते हैं, प्रत्येक शासन व्यवस्था के 3 स्तंभ होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी सिस्टम। जब
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका यानी कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव मिलकर काम करती हैं, तो उसे हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसे हमने ब्रिटेन से लिया है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमने लिया है विधि का शासन, जो ब्रिटेन से लिया है, यानी कि विधि का शासन का अर्थ होता है जहां पर विधि सर्वोच्च है, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, यानी कि संविधान। संविधान यहाँ पर सर्वोच्च है और हम संविधान के अधीन कार्य करते हैं, तो यहाँ जो विधि का शासन है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। तीसरा पॉइंट है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता जो है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 14 में किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर या अलग नहीं है, सब विधि ने सबको समान रखा है, यानी कि संविधान के समक्ष सभी लोग समान हैं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। और चौथा पॉइंट है एकल नागरिकता। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर दो नागरिकता का उल्लेख किया गया है, यानी कि जैसे उसमें आते हैं अमेरिका, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का उल्लेख है। आप किसी भी स्टेट में रहते हो या कहीं पर पूरे संपूर्ण भारत में कहीं पर भी रहते हो, आपकी एक ही नागरिकता है, वह है सिर्फ और सिर्फ भारत की। नेक्स्ट जो कंट्री है जहां से हमने जिस कंट्री का हम आगे जिक्र करेंगे वो है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने जो लिया है, पहला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हालांकि इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है। यह आर्टिकल 36 से 51 तक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 तक है, भाग 4 में है। जो नीति निर्देश तत्व न्याय योग्य नहीं है, हालांकि इसकी बाकी हम चर्चा आगे, इसका एक चैप्टर है तो जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे। दूसरा जो हमने आयरलैंड से, दूसरा पॉइंट है जो हमने आयरलैंड से लिया है वह है राज्यसभा में विशिष्ट क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में विशिष्ट क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे हालांकि। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया तीसरा पॉइंट है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ये आर्टिकल 55 में दिया गया है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया का हालांकि एक नाम है, वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति। इसकी भी चर्चा हम राष्ट्रपति के लेसन में करेंगे या राष्ट्रपति के चैप्टर में करेंगे। लेकिन नेक्स्ट कंट्री के बारे में जिससे हमने चर्चा करने वाले हैं आगे, वो है कनाडा या कनाडा। देखिए, यहाँ कनाडा से हमने क्या क्या लिया है। पहला है भारतीय संघ का ढांचा, यूनियन। भारतीय संघ का ढांचा, यूनियन। जैसा आर्टिकल फर्स्ट आर्टिकल में या पहले आर्टिकल में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि कई प्रांत मिलकर कह सकते हैं कि कई प्रांत मिलकर एक पूरा देश बना है। इनके बीच में समझौता नहीं हुआ है। संपूर्ण भारत एकता और अखंडता का प्रतीक है, इसका अर्थ है यूनियन।
भारत ने फेडरल नहीं लिया है। फेडरल कहां पर है? अमेरिका से ली, अमेरिका का शब्द है ये। भारत ने अमेरिका की जगह यूनियन शब्द को ग्रहण किया है क्योंकि वहां राज्यों के बीच समझौता है, इसीलिए उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हालांकि इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, भारत की संविधान की विशेषताएं हैं, वहां पर हम इसका डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट जो हमने अमेरिका से लिया है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में है निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियों को प्रेसिडियरी पावर, यानी कि हमारे देश की संपूर्ण शक्तियों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला केंद्र सूची में, जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। दूसरा राज्य सूची में, जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं। तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची कहते हैं। इसके अलावा यदि कोई विषय रह जाता है तो उसको हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। वैसे तो सारी जितनी भी शक्तियां हैं इन 3 भागों में विभक्त है, लेकिन यदि कोई शक्ति रह जाती है, जो अवशिष्ट रह जाती है, उसको हम प्रेसिडियरी पावर कहते हैं, जिसकी शक्ति केंद्र में निहित होती है। ऑटोमेटिक वो केंद्र के प्रति जवाबदेही होती है वो शक्ति। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। प्रत्येक राज्य में हमने देखा है कि प्रत्येक स्टेट में हम देखा है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, उसके लिए कोई चुनाव का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो यह हमने कनाडा से लिया है। नेक्स्ट है न्यायपालिका को सलाहकारी शक्ति। 4th पॉइंट है न्यायपालिका को सलाहकारी शक्ति। न्यायपालिका को सलाहकारी शक्ति, यानी कि आर्टिकल 143 में न्यायपालिका को सलाहकारी शक्ति का उल्लेख है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर न्यायपालिका को सलाह राष्ट्रपति से ले सकता है, यानी कि न्यायपालिका को जब जरूरत हो तो राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, 5th पॉइंट है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयकों का आरक्षण करना। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयकों का आरक्षण करना, यानी कि कोई भी विधेयक है, यदि राज्यपाल को लगता है कि यह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना जरूरी है तो वह आरक्षित कर सकता है। हालांकि इसका और भी डिटेल है जो हम राष्ट्रपति या राज्यपाल के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। हमने ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से हमने क्या क्या लिया है? पहला पॉइंट है समवर्ती सूची। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो शक्तियां हैं वो 3 भागों में विभक्त हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और नेक्स्ट पॉइंट है जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है वह है प्रस्तावना की भाषा। जो लैंग्वेज है प्रीएम्बल का, वह भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट कंट्री जो हमने, जहां से हम नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी, जहां से हमने पहला पॉइंट लिया है वह है आपातकालीन उपबंध, यानी कि इमरजेंसी पावर या इमरजेंसी सिस्टम, जो हमने जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट रशिया, रूस कह सकते हो अभी। रूस से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। रूस से मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। मूल कर्तव्य का अर्थ है नागरिकों का क्या कर्तव्य है राज्य के प्रति या देश के प्रति, उसका उल्लेख किया गया है यहाँ पर।
नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है। जो भी अमेंडमेंट होगा संविधान में वह हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। इस पार्ट को हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और नेक्स्ट कंट्री है जापान। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, हालांकि इस पॉइंट को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हालांकि यहाँ थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ। जो प्रक्रिया स्थापित हो गई है यानी कि संविधान, उसके आधार पर संपूर्ण शासन व्यवस्था को चलना है। एक होती विधि द्वारा उचित प्रक्रिया जो भारत में नहीं है, और दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कानून या जो प्रक्रिया स्थापित हो गई है उसके आधार पर चलना है। उसको इसलिए हम बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि हमने जापान से लिया है। तो ये इतनी कंट्री थी जहां से हमारे संविधान ने ग्रहण करी थी जो भी शक्तियां या जो भी नियम कानून जो हमने सीखा है अन्य देशों से। तो लेकिन प्रश्न ये उठता है, कई लोगों का ये कहना रहता है कि हमारा संविधान स्वयं का नहीं है, हमने दूसरे देशों की नकल की है या दूसरे राज्यों से नकल की है। कहीं ना कहीं उधार का थैला कहा जाता है इसको। कई विचारकों ने ये कहा है कि जो संविधान के स्रोत हैं, कहीं ना कहीं हमारा संविधान उधार का थैला है। लेकिन वास्तव में ये हम आपको बता दें कि अंबेडकर जी का कहना था कि भारत में जो कुछ भी है वह स्वयं की मेहनत पर स्थापित किया गया है। अर्थात जिस प्रकार हम किसी भी दूसरे राज्य के पौधे को लाकर अपने राज्य में यदि उसको हम भारत की मिट्टी में उसको हम लगाते हैं, यदि वो पौधा पनप जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि हमारी मिट्टी में वो तत्व थे या वो हमारी मिट्टी में इतनी गुणवत्ता थी या इतनी क्षमता थी कि वो पौधा पनप गया या बड़ा हो गया और हमारे लिए फलदायी बन गया। तो यानी कि हमने जो कुछ भी लिया हो, कहीं से भी लिया हो, लेकिन यदि वो हमारे लिए सूटेबल है, यदि वो हमारे लिए अगर उसमें हमारे सर्कमस्टेंसेस पर वो परिस्थितियों पर अमल है, तो उसको हमें उसमें कोई लेने में कोई हर्जाई नहीं है। और यानी कि हमारा जो संविधान है ये स्वयं के पसीने से तैयार किया गया या भारत की जनता की सहमति, हमारे देश के महान लोगों के द्वारा तैयार किया, यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये संविधान तैयार किया गया। आज का टॉपिक यही